हेलो इंजीनियरों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मौजूद लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वो है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पीसीबी कैड सॉफ्टवेयर्स। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के बीच कंपैरिजन करवाऊँगा, उनके फ़ीचर्स के हवाले से बात करूँगा। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते होंगे कैड सॉफ्टवेयर्स के हवाले से। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आसान है इस्तेमाल के लिए। तो ऐसे कई बेशुमार सवाल हैं, उस सवाल होंगे आपके जहन में। एक्चुअली ऐसे सवाल बनते ही नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आसान है या मुश्किल है, कि इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं या अच्छे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं बनता। अगर सवाल बनता है तो कुछ इस तरह का बनता है। हमेशा से आप यूँ देख लें, जो आप काम कर रहे होते हैं वो किस नौइयत का काम है। मिसाल के तौर पे आप जो पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है। पहली बात तो ये है। बहुत बड़े पैमाने का लेआउट है या स्कीमेटिक डायग्राम बहुत पेचीदा है, या पीसीबी जो मल्टी लेयर्स पे मुश्तमिल है। आपको किस तरह का चाहिए ये आप पहले डिसाइड कर ले, या सिंपल सा। दूसरा सवाल ये है कि आप क्या एफर्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं। ठीक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि लाइसेंस परचेज़ करके उनको यूटिलाइज़ करें, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, फ्री सॉफ्टवेयर्स का तलाश करते हैं। और तीसरी चीज़, आपके पास वसाइल क्या हैं। जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आया हाई स्पेक्स पे मुश्तमिल है या एक आम सिंपल सी छोटी सी मशीन है। आप अपने वसाइल देखें, आप अपने काम देखें, फिर उसके बाद आप डिसीजन लें आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अगर आपके पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सिंपल सा लेआउट है, तो ज़रूरत नहीं है कोई बड़े सॉफ्टवेयर परचेज़ करके उस पर काम करने की। अगर आपके पास काम ही छोटा है, आपके पास पीसीबी सिंगल लेयर है, तो आप छोटा सा सॉफ्टवेयर पे आप काम चला सकते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने की या स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप पहले अपना काम देखें कि आपका काम किस नौइयत का है। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास मशीन किस तर्ज की मशीन है, और वो हाई स्पेक्स पे है या सिंपल सी छोटी सी मशीन है। ठीक, आप फिर अपनी मशीन के हिसाब से, क्योंकि हर जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनके स्पेक्स डिफरेंट होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होते हैं, वो हर मशीन पे नहीं चलते। कुछ के लिए रैम प्रोसेसर का ज़्यादा होना लाजमी है, कुछ फिर हल्के फुल्के मशीन पे भी चल जाते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है। तीसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वो देख लें जो आप एफ़र्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि इसको लाइसेंस परचेज़ करके आप इस्तेमाल करें। दो तीन चीज़ें हो गई इसमें, आप जहन में रखें। पहली बात तो ये, आप अपना काम का नौइयत देखें कि मल्टी लेयर्स पे मुश्तमिल आप पीसीबी पे काम कर रहे हैं या सिंगल लेयर पे। पहली बात ये। दूसरी बात, आपके पास मशीन किस नौइयत की मशीन है। आप जो पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हाई स्पेक्स की है या सिंपल सी मशीन है। तीसरी चीज़ जो है ये भी अहम है कि आप प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं। इस हिसाब से कुछ ये भी पॉसिबल है, कुछ स्टूडेंट्स भी एफ़र्ट भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि वो लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, मल्टी लेयर्स पे भी आपका काम है और आप एफ़र्ट भी कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। इससे और क्या, सोने पे सुहागा, बहुत ज़बरदस्त हो गया। आप परचेज़ कर लें और अच्छे से अच्छा कैड का आप इस्तेमाल कर लें। बाकी आपने करना पीसीबी ही डिज़ाइन है। आप सस्ते सॉफ्टवेयर से भी, इस छोटे से सॉफ्टवेयर पे भी आप वहीं पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है,
अगर बड़ा काम है तो बड़ा सॉफ्टवेयर, बड़ा ख़र्चा, बड़ा पैसा लगेगा आपका। अगर छोटा काम है तो मशीन भी छोटी ज़रूरत होगी आपको, वो चाहिए होगी, और आप के पैसे भी नहीं लगेंगे। ओपन सोर्स पे आपका काम चलेगा, और आप सिंगल लेयर्स पे अगर काम कर रहे हैं तो वो ज़बरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आप जहन में रखें। इसके बाद आसान और मुश्किल की बात। ठीक, अब मेरे नज़दीक कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, बशर्त यही है कि आप मुस्तकिल मिजाज हो और आपके पास जुस्तजू हो, पैशन हो, काम का शौक़ हो, तो कोई काम मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपके इंटरेस्ट मैटर करती है इस चीज़ में। मुश्किल कोई काम नहीं है, शर्त यह है मेहनत। आप टाइम देंगे तो हर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आसान है। आप महंगे सॉफ्टवेयर पे भी सेम पीसीबी आप लेआउट बना लेते हैं, और एक फ्री और सिंपल से सॉफ्टवेयर पे भी वही सेम पीसीबी बनाते हैं। जब आप महंगे की तरफ जाते हैं तो वो आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, आपके पास फीचर्स बहुत सारे होते हैं और आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। महंगे जब आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। एक मसला जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने फ़ील किया है, हो सकता है ये मेरी राय है, तो स्टूडेंट लाइफ में जिन सॉफ्टवेयर्स का ऑफ़र करते हैं वो बहुत सिंपल से सॉफ्टवेयर है, जिसको हम प्रोटियस कहते हैं, प्रोटियस डिज़ाइन सूट। ठीक, इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाते हैं। इसमें कई अच्छे फीचर्स भी हैं। ठीक, लाइक हैंडी है, इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, और ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इसकी लाइसेंस आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मैंने फ़ील किया है, इस सॉफ्टवेयर को ऑफ़र करते हैं। इसके कई वजूहात हैं। एक बात तो ये है कि इसकी लाइसेंस जो है वो इतनी महंगी नहीं मिल रही, सस्ती है इसकी लाइसेंस। और दूसरी बात यही है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में इन सब्जेक्ट्स के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स को नहीं बिठाते हैं, वो बस ये गुजारा करने वाली बात होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक, तो वो इन तरह के सॉफ्टवेयर से गुजारा कर लेते हैं। तो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा इस सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने भी इसी सॉफ्टवेयर से ही अपने कैरियर का आगाज़ किया है, प्रोटियस, तो इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। तो ये है, इसकी इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है। सिमुलेशन इस जैसी सिमुलेशन नहीं है, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर्स में इतनी इजी और अच्छी सिमुलेशन हमें नहीं मिलती जो सिमुलेशन इस प्रोटियस में है। और दूसरी, जो इसका लाइब्रेरी मैनेज है, वेल मैनेज लाइब्रेरी है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ऐसी लाइब्रेरी हमें नहीं मिलती। इस जैसे लाइब्रेरी उनमें आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। मतलब कि मुझे इसकी लाइब्रेरी अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि बिगिनर्स के लिए बेस्ट लाइब्रेरी है। ठीक, आप जितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, उनको कैटेगराइज किया गया है। इसके बेशुमार बहुत सारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, कैश सैम्बल्स, और हाँ, बेशक उनको सिमुलेट नहीं कर सकते हम, पीसीबी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इनके जो अपने बने हुए प्रोटियस के जो अपने बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, इनको सिमुलेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, इसकी जो लाइब्रेरी है, इनको कैटेगराइज किया गया है, बहुत खूबसूरत, ये मुझे अच्छी लगती है इनकी। कैपेसिटर्स, एनालॉग आईसीज, कनेक्टर्स, डेटा कन्वर्टर्स, डिबगिंग टूल्स एंड डायोड्स, ये मैकेनिक्स, मेमोरी आईसी, माइक्रो प्रोसेसर्स, मिसलेनियस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो, स्विचेस हैं, स्पीकर्स, रजिस्टर्स। एक बिगनर के लिए बहुत इजी है कंपोनेंट्स को समझना, कंपोनेंट्स का जो कैटेगरीज है उनको समझना बहुत आसान है, मतलब इस प्रोटियस में। फिर इसके बाद नीचे उन्होंने लाइब्रेरीज़ में जो ऑप्शन दिया है, सब कैटेगरीज़, मिसाल के तौर पे हम रजिस्टर देख लें, ये बाकी इस लाइब्रेरी के ऊपर मैंने अलग से क्लास भी रखनी है,
उसमें फिर और डिटेल में हम बात करेंगे। मैं आपको इन फीचर्स की डिफ्रेंसिएशन करवा रहा हूँ कि जो हैंडी सॉफ्टवेयर्स हैं या मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनका इस्तेमाल करती है, लाइक एप्पल है, सैमसंग है और ओप्पो है, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये जितनी बड़ी बड़ी टेस्ला है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके बाद सब कैटेगरीज जो है नीचे देखें, मेटल फिल्म, ये फिर आपको नीचे वाट के हिसाब से आपको, क्योंकि वाट के हिसाब से क्या रजिस्टर की साइज़ वेरी कर जाती है, ठीक है, पीसीबी डिज़ाइन करने में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें तो रेजिस्टेंसेस सारे एक ही लगते हैं, लेकिन जब इनमें वाट डिफरेंस आ जाता है तो बाज़ औक़ात साइज़ भी चेंज हो जाती है रेजिस्टेंस की, ये थोड़ा देखने वाली बात है। इसके बाद फिर जेनरिक, इसमें जेनरिक बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक, जिनको सिमुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। अपने ज़रूरत के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं, फिर हम सिमुलेशन करते हैं। फिर नीचे मज़े की बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स भी गिवन है। मिसाल के तौर पे मैं मेटल फिल्म रखता हूँ, ठीक, मेटल फिल्म में कंपनी जो है, एक तो ये है, हाँ देखें, इस कंपनी के कंपोनेंट्स काफ़ी सारे गिवन है। आप आगे साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं। मैपलिन जो है कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, नीचे पैनासोनिक है, इनके कोई कंपोनेंट्स नहीं रखे हैं। बेशक हम खुद भी अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं कंपोनेंट्स, हम क्वार्टर वाट में देखते हैं। फिर आगे ये टॉलरेंस है इसकी 1%, 1%, 5, 0.1, ये इसकी टॉलरेंस है। अगर आप आल करेंगे ना, आल करेंगे तो ये सारे ये आ जाएंगे, सब कैटेगरीज के सारे कंपोनेंट्स। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी आप आल करेंगे, सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे आपको, अगर आल करेंगे सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद आप अगर यहाँ पे भी ऑल कैटेगरीज आप कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे BC 855, BC 558, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये इसकी ऑफ़लाइन लाइब्रेरी में अगर मौजूद नहीं है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन भी अगर चेक करना हो तो जस्ट यहाँ पे जो पीली पट्टी आपको नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें, तो ऑनलाइन भी आप उठा सकते हैं लाइब्रेरीज़, ठीक, चेक करें, इसके रिलेवेंट आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो ये, या हम 555 देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर आईसी है 555 टाइमर। तो ये देखिए, इसके जब हम कीवर्ड सर्च कर देते हैं 555 तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, फिर सब कैटेगरीज़ हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, नेशनल सेमीकंडक्टर्स, इनके पास भी कोई आईसी जो पावर को ड्राइव करती है, ठीक। तो टोटली मैं आपको ये थी कि लाइब्रेरी
फिर इसके बाद लाइब्रेरी सबसे पहले टॉप पे मैं रखूँगा। प्रोटीएस की लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है बेनिस्बत दूसरे जितने सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद जो पीसीबी का और 3D का जो वो है इंटरफेस है, ये भी सिंपल है। बेशक हाई रेजोल्यूशन नहीं है, इनकी जो 3D है बेहतर है, यूँ कह सकते हैं कि बेहतर है। आसानी से आप इसकी 3D पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आप 3D पे 3D व्यू लेने के लिए कंपोनेंट्स जितने भी आप इस्तेमाल कर देखें, 3D व्यू लेने के लिए जितने कंपोनेंट्स हैं इनका इनके 3D मॉडल्स अगर आपके पास मौजूद हैं, अगर इसमें भी आप ख़ुद भी बना सकते हैं। यहाँ से आप 3D मॉडल बना के आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना वो नहीं है, कम मुश्किल नहीं है 3D मॉडल। ठीक, मिसाल के तौर पे इसका 3D मॉडल नहीं है यहाँ पे, अभी मैंने देखा ये जो बज़र है ना, इसमें जो बज़र का इस्तेमाल हुआ है, इसमें इसका 3D मॉडल यहाँ पे नहीं है। अब मैं जेनरिक करूँगा तो यूँ करेगा वो जेनरिक एक ख़ुद से उसकी शेप के मुताबिक, कंपोनेंट के शेप के मुताबिक ख़ुद एक मॉडल बना लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, जो कि इस पूरा जो हमारा सर्किट होगा उस पे यही सेम कंपोनेंट शो होगा। ठीक, आप देख सकते हैं पहले था नहीं और अब ये यहाँ पे आ गया रेड कलर में। स्पिन बंद कर लेते हैं। ये फिर आप अगर ये होल्स में, ड्रिल होल्स में बराबर नहीं आ रहा तो यहाँ से भी आप आगे पीछे करके अपने एक्सिस के मुताबिक इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन भी, फीचर भी इन्होंने दी है। जो डिफ़ॉल्ट कलर है, चलो चेक कर लेते हैं। द फाइल नेम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अच्छा, ये कह रहा है कि फाइल बी यूज इट। क्योंकि अगर फाइल का नाम लिखेंगे तो वो यहाँ इनमें से कोई जो हमारे पास के जितने फाइल्स हैं इनके हिसाब से ही वो रखने होंगे। ये है कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ मॉडल्स। एमकेड डेस्कटॉप में शायद मैंने रिमूव कर दिए थे, डिलीट कर दिए वहाँ से। कुछ लाइब्रेरी थी मेरे पास मॉडल्स की जो कि हर कंपोनेंट के मॉडल्स हैं। खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा।
बताने का मकसद यही है कि इजी जो फीचर्स हैं वो ये, यहाँ से आप अलग से फ़ाइल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है पीसीबी की, या दूसरे आप 3D की, या आप सिकमेटिक जो डायग्राम है वो जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ये सारे पीसीबी और सिकमेटिक डायग्राम का जो पोर्शन है और 3D, ये तीन जो बेसिक बड़े पोर्शन है ये ख़ुद ही जनरेट कर लेता है। जस्ट इधर ऊपर ऑप्शंस होते हैं, इन पे क्लिक करें और आगे 3D इस पे विजुअलाइज़र पे क्लिक करें, आपको आपके सामने आ जाते हैं जब आप सारे कंपोनेंट्स माउंट कर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसकी जो ख़ामियाँ हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। और दूसरी जो इस सॉफ्टवेयर की जो मज़े की बात है, ये ज़्यादा हेवी स्पेक्स नहीं मांगता मशीन के लिए। तो ये था प्रोटियस का इंटरफेस और इसके फ़ीचर्स। बाकी जब हम कोई इस एक्सपोर्ट करना चाहे कोई फ़ाइल, तो आपको एक्सपोर्ट में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेक्टर फ़ाइल, बिटमैप और दीगर। ठीक, अगर आप पूरा प्रोजेक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहे, लाइक गर्बर फाइल आपको जनरेट करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ से इसकी गर्बर फाइल भी आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट आप एमकेड फ़ाइल भी आप जनरेट कर सकते हैं। 3D जो इसकी फ़ाइल होती है वो STL में और दीगर एक्सटेंशंस में, और आप गर्बर फाइल भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये मोस्ट एडवांस जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे इस प्रोटियस में डिस्कस की, जो वो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, प्रोटियस में नहीं पाए जाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स। ठीक, बाकी ये चीज़ें आपके सामने हैं लेकिन लिमिटेड हैं। ये इतने बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है, या यूज़ करने में शॉर्टकट कीज़ या इस तरह ज़्यादा तेज़ी नहीं आती इस काम में। हाँ, तो उसकी तेज़ी आती है जो इसमें अच्छा खासा वक्त गुजारा हो, फिर उसका हाथ फैमिलियर हो जाता है इस सॉफ्टवेयर में। लेकिन शॉर्टकट कीज़ और दीगर ये वसाइल इसमें इतने ज़्यादा नहीं है मेरे नज़दीक। ये था प्रोटियस। तो इसके बाद जो जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स वो है कीकैड। माज़रत चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अभी मुकीम हूँ यहाँ पे है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, शोर, तो मुझे रुक के बात करनी पड़ती है। ये है कीकैड का इंटरफेस। तो ये भी बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इसकी जो बड़ी बात है वो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कोई लाइसेंस परचेज़ करनी नहीं पड़ती इसमें। ठीक, आपको नेट पे ईज़िली आप इसको हासिल कर सकते हैं नेट से, इंटरनेट से। ठीक, पहली बात, सबसे बड़ी फ़ीचर जो है वो जो प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, उसका सॉल्यूशन, जिनका बहाना होता है कि हम लाइसेंस परचेज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहाना तोड़ सॉल्यूशन है। ठीक, बहाना तोड़ समझ लें सॉल्यूशन। तो जैसे प्रोटियस में आपको मैंने बताया था कि अगर पीसीबी लेआउट जिसमें आपके पास लेयर्स थोड़े हैं, मतलब एक लेयर है या दो लेयर्स हैं या कुछ लेयर्स हैं, तो आप प्रोटियस आप उस पे काम कर सकते हैं। ठीक, उसकी एक ख़ास साइज़ है, उस साइज़ पे आप काम कर सकते हैं, उससे बड़े साइज़ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि लिमिटेड है। इसके बाद जो कीकैड है इसमें भी यही है कि कुछ लेयर्स पे आप काम कर सकते हैं, जब आपके लेयर्स बढ़ जाते हैं तो फिर अंदर फीचर्स आपको प्रीमियम लेने पड़ते हैं कीकैड में।
आप ऐसे ही साइज़ में भी कुछ साइज़ यहाँ पे लिमिटेड साइज़ में आप पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं, उससे बड़े साइज़ पे आप नहीं जा सकते पीसीबी का जो साइज़ है। तो ये इसकी प्रोटियस और जो कीकैड है, इन दोनों की ख़ामी जो मुझे नज़र आई। ठीक, ख़ामी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अगर बड़े लेयर्स हो तो जब भी मल्टी लेयर्स का काम होता है मैं कभी भी इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करता, प्रोटियस और कीकैड। ठीक, तो ये हैंडी नहीं है मल्टी लेयर्स के लिए। वो आगे हम देखते जाएंगे कि क्यों हैंडी नहीं है। आपने देखा होगा प्रोटियस का जो इंटरफेस है उसके टॉप में यहाँ पे 3 जो मैंने आपको उनके बड़े पीसीबी के जो बड़े 3 पोर्शंस हैं, स्कीमेटिक डायग्राम और पीसीबी लेआउट और तीसरा एमकेड। ठीक है, जो 3D आपको जो व्यू होती है सर्किट की 3D व्यू, वो 3 बड़े पोर्शन हैं। ऊपर यहाँ पे टूल बार में ही आपको मिल जाते हैं वो ऑप्शंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन करते हैं तो ये साइड में आपको और ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह है। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे आप ओपन करें, फिर लास्ट एक कोई छोटी सी एरर दे रहा है। ठीक, यहाँ से इसकी स्कीमेटिक आपके पास डायग्राम ड्राइंग बनाने के लिए जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह की है। तो उसमें अलग से ऊपर ऑप्शन बना हुआ था प्रोटियस में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3। ठीक, ऐसे नहीं है कीकैड में और तर्ज से यहाँ पे ये सारी चीज़ें गिवन है। तो इसका जो स्कीमेटिक जो आप मॉडल बनाएंगे वो कुछ इस तरह की इंटरफेस पे आप डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो इसमें भी हैंडी है, जो आपका टूल बार है वो टूल जो गिवन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह सिंपल से ये सिलेक्शन टूल है। ऐसे हाईलाइट करना हो, मिसाल के ऐसे मूव करना हो, ठीक, या आप ग्राउंड आपको चाहिए प्लेस करना हो, या आपको कंपोनेंट्स। ठीक, इसमें कंपोनेंट्स का जो तरीक़ाकार है वो प्रोटियस जैसा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। प्रोटियस जैसा वो कंपोनेंट्स का जो ऑप्शन है वो उस तर्ज का नहीं है, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आया। जो ये इसका जो सैम्पल्स आप इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे अपने उस ड्राइंग के लिए। बाकी इसमें जितने सैम्पल्स आपको नहीं मिलते हैं वो आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आगे मैं बता दूँगा। और यहाँ से आप देखें, ये बताने का मकसद यही है कि इसकी जो लाइब्रेरी है, कंपोनेंट्स की जो लाइब्रेरी, सैम्पल लाइब्रेरी है, वो प्रोटियस जैसी नहीं है, हैंडी नहीं है, सिंपल सी नहीं है। जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फैमिलियर हो जाते हैं इससे भी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इस्तेमाल करने में, जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करने में आसान है प्रोटियस की, उस जैसी लाइब्रेरी इसकी हमें नहीं मिलती। तो ये थी इसकी लाइब्रेरी। बाकी इस लाइब्रेरी में शो करवाने के लिए आपको फिर जो वो कंपोनेंट जो यहाँ पे नहीं है
उनको इंपोर्ट करवाने के लिए हम फिर दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे बता देता हूँ मैं। ठीक, आप ऐसे वायर्स और कंपोनेंट्स, ग्राउंड और दीगर नोट्स, टेक्स्ट ऐड करना हो, लेबल लगाने हो, या आपने कोई बिट में फ़ाइल आपने ऐड करनी हो। बाज़ लोग यूँ यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पीसीबी के ऊपर बिट में फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आप शौकीन हैं कि भाई मेरी तस्वीर आ जाए यहाँ नीचे, तो आप अपनी फ़ाइल आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं। फिर ये फुटर्स, अगर आपने एडिटर इसकी फुटर, चले मैं वहाँ पे देखता हूँ। ये इसका पीसीबी जो लेआउट बनाएंगे उसके लिए कंपोनेंट जो डिज़ाइन कर लेंगे, या जो लेआउट आपको बनानी होगी वो कुछ इस तरह की इंटरफेस पे। कीपैड में जो एक चीज़ ये मुझे लगी कीपैड में कि ये ऑप्शन जो मेजरिंग यूनिट्स हैं, ये सिर्फ 2 हैं उसमें, प्रोटियस में। ठीक, तो यहाँ पे आपको मर्ज़ी के हिसाब से आप भी रख सकते हैं और इंचेस भी रख सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में इंचेस भी ज़्यादा, इंचेस में भी हम मेजर करते हैं और में भी। ये जो कुछ टूल्स यहाँ पे दिए, सेट यूनिट्स इन इंचेस और ये ऑप्शन हमें इसमें नहीं मिल रहा, ये इसमें हमें नहीं मिलता प्रोटियस में। ठीक, यहाँ पे ये 3D ग्राफिक्स, ये टेक्स्ट, वो टूल हमें यहाँ पे प्रोटियस में पीसीबी जो लेआउट डिज़ाइन का जो पोर्शन है यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, डायमेंशंस का जो मोड का जो टूल है, ये हम यहाँ पे डायमेंशन सेट कर सकते हैं। ठीक, इसकी साइज़ देखने के लिए बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हम जब कोई कीपैड वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कहीं पे कोई पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो साइज़ स्पेसिफिक साइज़ के मुताबिक हमें वो कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। या बाज़ औक़ात जैक्स का हम अगर कहीं पे जैक्स लगाने हो, कनेक्टर्स लगाने हो, वहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि पोजीशन डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ पे ये जैक आ जाए और यहाँ पे ये पुश बटन आ जाए। तो वहाँ पे इस टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं पसंद आया इस टूल का। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट हैं वो 2 ही यूनिट्स गिवन है टीएच में, एक तो है और दूसरी यूनिट इसकी टीएच में है। यहाँ पे आप यूनिट इसकी कन्वर्ट करके देखें, और टीएच, ये यहाँ पे, हाँ ये इसकी टीएच में। अब टीएच तो ये तो हैंडी नहीं रहती, मज़ा नहीं आता इस चीज़ का मुझे। ठीक है, हम कन्वर्ट करना बैठे कन्वर्टर पे, कोई कन्वर्टर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें कि हम टीएच से में कन्वर्ट करें या इंचेस में कन्वर्ट करें, तो ये थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस मामले में इसको मैं इतना वो पसंद नहीं करता, मुझे नहीं मज़ा आया इस मामले में। ठीक, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे नहीं पसंद आई। और इसमें है हम डिफ़ाइन कर सकते हैं में भी और अपने ज़रूरत के मुताबिक इंचेस में भी। ठीक, इसमें पीसीबी का जो लेआउट है उसमें ज़्यादा हैंडी है जो टूल है। ठीक, इनेबल एक्सेलरेटर, ठीक, इसमें ज़्यादा हैंडी है। वो जो डायमेंशंस की जो टूल है वो देखें इंचेस में, और
यहाँ पे फिर उस हिसाब से बाकी जो इनका इस्तेमाल और टूल्स का इस्तेमाल अलग अलग ट्यूटोरियल्स में हम देख लेंगे। ठीक है, जो सीरीज़ हमारी होगी कीकैड की, प्रोटियस की और LTM की, ठीक, उनमें हम देखेंगे। ये उससे बेहतर है प्रोटियस से, जो इंटरफेस है ना प्रोटियस से बेहतर है, यूज़ करने में इजी है और सारे जो टूल्स हैं वो सामने ही है, आपको ढूंढने नहीं पड़ते या ऑप्शंस में जाके आपको वो टूल सारे एक एक करके आपको ढूंढने नहीं पड़ते। जो प्रोटियस में बाज़ टूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ऊपर जाके हम व्यू से एक्टिव कर लेते हैं, वो तो सब में करना होता है, लेकिन अंदर ये मुझे नहीं, ये सुस्त लोगों की निशानी में थोड़ा सुस्त हूँ, तो अपने तबीयत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हम बस यहाँ बाहर ही क्यों हो, हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं और कंपोनेंट्स प्लेस करते जाएं, कनेक्शन दे, वायर्स लगा लें, जंपर्स लगा लें, आप पैड्स लगा लें जो आपको आसानी आपको दिखा देती हैं। ठीक है, बाकी वो सारे फीचर्स हैं जो प्रोटियस के अंदर मौजूद हैं, वो सारे फीचर्स कीकैड में मौजूद हैं। ठीक है, मतलब प्रोटियस से एक अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर है पीसीबी डिज़ाइन में और स्कीमेटिक डायग्राम बनाने में। बाकी सिमुलेशन में प्रोटियस को बीट नहीं कर सकता कोई भी सॉफ्टवेयर। बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है छोटे सिमुलेशंस में, ठीक, प्रोटियस का, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो कद के हिसाब से वज़न रखना होता है ना, वो बोझ उठाना होता है, तो वो अपने हिसाब से बोझ सही उठा रहा होता है। जो उसका कद है, जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से वो बोझ सही उठाता है, लेकिन उससे ज़्यादा तनावर ये कीकैड है। तनावर से मुराद उससे ज़्यादा बोझ उठाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कीकैड है। इसमें भी लेयर्स और साइज़ में क़ैद है, लिमिट है। ठीक है, उस लिमिट से ज़्यादा आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अब हम RTM की बात करेंगे। RTM एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सारी दुनिया, वर्ल्ड में, इस ग्लोब के ऊपर मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर। ठीक, और भी हैं एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इसको बीट नहीं कर सकते, वो किसी मैदान में बीट नहीं कर सकते। मेरे हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी ऑब्ज़र्वेशन और एनालिसिस उस लेवल की ना हो, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसको बीट नहीं कर सकता कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, यूँ समझ लें। इस सॉफ्टवेयर में ना साइज़ की क़ैद है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर। कुछ भी से मुराद कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसने हर चीज़ को पुश किया अनलिमिट की तरफ। इस सॉफ्टवेयर ने आप जितनी बड़ी साइज़ हो पीसीबी की आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लेयर्स हो उस पर आप जा सकते हैं। सिर्फ आपको मशीन अच्छी होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और पैसे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसके लाइसेंस जो है वो थोड़ा एफर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा महंगा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटीज़ में रखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये महंगा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि मंथली या एनुअली इसकी पेमेंट जो होगी वो अच्छी खासी पेमेंट होती है। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोई एक आध पीसी नहीं होते हैं, एक लैब के अंदर 20-20 40-40 पीसी रखे होते हैं, कंप्यूटर रखे होते हैं। तो उन सब का वैसे वहाँ पे सर्वर सिस्टम होता है, तो फिर भी उसके लिए जो यूज़र्स प्रोवाइड करता है ये सर्वर, वो ऑप्शन भी है, क्योंकि आपके लाइसेंस के हिसाब से फिर ये आगे आपको
यूज़र लिमिट आपको दे देता है। ठीक, तो आगे जो फीचर्स पीछे प्रोटियस और कीकैट में मैंने आपको बताए वो सारे फीचर्स इसमें है, और इसमें लेयर्स की कोई क़ैद नहीं है। आप जितने भी लेयर्स हों आप यहाँ पे ऐड करते जाएं, आप उन पे काम करते जाएं। ठीक है, ये बहुत एक समंदर है सॉफ्टवेयर फीचर्स का। एक मतलब इतनी ज़ख़ीज़ी है इसमें कि आप जितना आप इस पे टाइम दें आपका टाइम कम पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें है वो ज़र्फ़ है इसके अंदर। बाकी कंपोनेंट्स का है थोड़ा, जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फेमिलियर हो जाते हैं जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर फेमिलियर हो जाते हैं इसके कंपोनेंट्स यूज़ करने में, बनाने में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का एक उन्होंने LTM वालों ने एक सलूशन दिया है कि वो है सैम्बल एंड फुटर 3D मॉडल। एक सेकंड पार्टी सॉफ्टवेयर मिल जाता है, वो बाद में इंस्टॉल करना होता है, जिससे एक सहूलत मिल जाती है, कंपोनेंट्स ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं हम। ठीक, आप इसमें देखें BC558, ये सारे ऑनलाइन कंपोनेंट्स हैं। आपने ऑनलाइन परचेज़ करने हो, मैन्युफैक्चरर्स को एक्सेस करना हो तो आप कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने इधर ये ऑप्शन उन्होंने दिया है। मज़े की बात ये है कि इसमें जो ऑप्शन है वो आप इसके डेटा शीट हर चीज़ आपको मिल जाती हैं, इसी कंपोनेंट के साथ साथ ही अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि जब हम कंपोनेंट्स की जब परचेजिंग करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा इशू आता है कि हम कंपोनेंट्स और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में हमें मिल कुछ और रहा होता है। एग्जैक्ट कंपोनेंट एक्सेस करने के लिए एग्जैक्ट कंपोनेंट तक अप्रोच करने के लिए हमें ये RTM जो हमें फ़ीचर्स ऑप्शन देता है वो बहुत बेस्ट है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स और दीगर जो अंदर फीचर्स हैं वो मुझे मतलब कंपैरिजन नहीं है, इसको हम अपने कीकैट से कंपेयर करवा सकते हैं, ना ही प्रोटियस से कंपेयर करवा सकते हैं। बिगनर्स के लिए है थोड़ा इशू, ठीक है, इसके इस्तेमाल में, क्योंकि इससे फैमिलियर होने में टाइम लगता है, जल्दी फैमिलियर नहीं हो पाते, क्योंकि कीकैट और प्रोटियस से थोड़ा हटके इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा हटके है, उनसे मिलता जुलता कुछ ऑप्शंस हैं, मिलते जुलते ऑप्शंस। वैसे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे इससे। बाकी जो जितनी भी आपने वो सबसे बेस्ट जो और चीज़ लगी मुझे ना, इस स्कीमेटिक डायग्राम को हम RTM में बहुत मैनेज कर सकते हैं। ठीक, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक आप क्रिएट करें न्यू, ठीक है, अपने ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से क्रिएट करते जाएं। आपको PCB चाहिए और स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, पैनल चाहिए, एडिटर, ठीक है, आप ऐड करते जाएं और अलग अलग करें, बाद में इनको इंटरलिंक करें। ठीक है, ये बहुत हैंडी है, मैनेज करने में बहुत आसानी होती है कि इन सारी चीज़ों को हम बाकी आगे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम, मेरी जो पहली ट्यूटोरियल होगी जो सीरीज़ का जो आगाज़ होगा वो RTM पे ही होगा, RTM पे ही हम काम करना शुरू करेंगे। पैरेलली अपने फुर्सत के मुताबिक कीकैट और प्रोटियस और दीगर जितने कैट्स हैं उन सब पे हम काम करते रहेंगे। बाकी जो हम फोकस, जो मेन फोकस का मरकज़ होगा हमारा वो RTM होगा। इस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स हो या ट्यूटोरियल सारे हम RTM पे ही परफॉर्म करेंगे। ठीक, बाकी अगर आपके पास एक और सलूशन है, ये उन लोगों के लिए है RTM
जो वेल पे कर सकते हैं और जो अच्छी मशीन अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास जिनको मल्टी लेयर्स की ज़रूरत है और बड़े साइज़ की ज़रूरत है पीसीबी की, उनके लिए आरटीएम बेस्ट है। ठीक, ये उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो आरटीएम का इस्तेमाल करें। बाकी एक और छोटी सी सॉल्यूशन है हमारे पास, ये इजी ईडीए। ठीक है, ये इजी ईडीए जो है ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, और इसमें मल्टी लेयर्स पे भी आप काम कर सकते हैं। इजी ईडीए के लिए अगर मशीन भी हाई स्पेक्स की ना हो ना तो कोई इशू नहीं, बस आपको सिर्फ एक फ़ास्ट इंटरनेट चाहिए और डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसके लिए आपको लॉगिन की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये JLC-PCB ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जिस तरह PCB वे है इस तरह JLC-PCB ये भी मैन्युफैक्चरर हैं जो फैब्रिकेशन करते हैं PCB की। आप डायरेक्ट यहाँ से डिज़ाइन करके उनको आप कोटेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी और देखिए इसमें ऑप्शन, आप अगर परचेज़ करना चाहें लाइब्रेरी कंपोनेंट तो वो भी आप इसी के थ्रू ही कर सकते हैं, इसी वेबसाइट के थ्रू या इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर ये सिंबल एडिट करना हो, प्लेस करना हो, प्लेस नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने अभी न्यू प्रोजेक्ट, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सिंपल सा है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का आपके पास अगर फास्ट इंटरनेट हो तो फिर और मज़े हैं। ये उनके लिए ठीक है जो स्टूडेंट लाइफ में इसका इस्तेमाल मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। बाकी प्रोफेशनल्स के लिए उस लेवल का नहीं है, एलटीएम लेवल का नहीं है। ठीक, मेरे मुताबिक। देखिए इसका सिंबल है और ये पीसीबी लेआउट है, पीसीबी फुटर है इसका, बस एंटिटी वायर। ठीक, मैं इनको ग्राउंड कर लेता हूँ, ग्राउंड तो चाहिए नहीं इनको। नेट फ्लेक ग्राउंड 5 वोल्ट। मीटर को हम इसका जो एमीटर है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का मैं सोच रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल। ठीक है, छोटे मोटे पे आप कर सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपके पास उन्होंने रखे हैं। फिर आप ऑनलाइन भी क्लाउड पे भी इसको सेव रख सकते हैं और आप इसकी फ़ाइल जो है वो अपने ऑफलाइन भी आप सेव रख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आपका जो अकाउंट बनेगा, लॉगिन बनेगा, उसमें आपकी ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगी और बिल्कुल महफूज रहेगी वो प्रोजेक्ट। ठीक, तो मैं प्रोफेशनल्स को इस सॉफ्टवेयर के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आप आरटीएम पे शुरू से ही काम करेंगे तो आपके लिए कीपैड कोई मुश्किल काम नहीं है।
यूज़ करने में प्रोटीज कोई मुश्किल नहीं है, और इजी एड EDI जो है ये भी मुश्किल नहीं है यूज़ के लिए। ठीक है, आप अपने स्किल्स जो हैं वो RTM में पॉलिश करें कि जॉब्स भी आपको रेकमेंड RTM पे ही करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक एप्पल है। मैं RTM इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उस जो भी LTM में अपने स्किल्स पॉलिश करता है उसके लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं रहता। वो हर सॉफ्टवेयर को, हर केड को हैंडल कर सकता है। ठीक है, उसमें फीचर्स कुछ इस तरह के रखे हुए हैं जिससे हर सॉफ्टवेयर को हम हैंडल कर सकते हैं जब उसमें हम अपने स्किल्स पैदा करते हैं। ऐसा ही है जैसा जब एडोब फोटोशॉप 7.0 जिसको इस्तेमाल करना आता है वो एडोब के हर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेसिक टूल्स जो हैं वो एडोब LTM का यूज़ अगर आपको आ जाए तो आपको दीगर जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनसे खूब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनको आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इजी EDA जो है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें है EDA में जो है इजी EDA में वो ऑनलाइन 4 फीचर्स हैं इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं। पहली फीचर, मशीन अगर आपके पास उस लेवल की नहीं है, हाई स्पेक्स की नहीं है तो टेंशन ना लो, इजी EDA जो है आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास मल्टी लेयर्स नहीं है तो इसमें मल्टी लेयर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाते हैं तो फिर इसमें हैंडल करना थोड़ा वो हो जाता है मुश्किल। ठीक, आप टेंशन ना लें, तो इसको अगर लेयर्स थोड़े हैं तो ये बेस्ट है, इजी EDA। ठीक है, अगर आप लाइसेंस एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो इजी EDA आपके लिए बेस्ट है, ये फ्री है। ठीक है, अकाउंट बनाए इनके अपने वेबसाइट पे, इजी EDA के वेबसाइट पे, और आप प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें और काम करें। ये तीसरी जो बड़ी एडवांटेज है वो ये है। और चौथी जो एडवांटेज है वो आप स्टूडेंट्स जब प्रोटोटाइप्स बनाते हैं तो ख़ुद फैब्रिकेट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो प्रोफेशनली नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऑनलाइन अगर आप फैब्रिकेशन के लिए ऑर्डर करना हो आपने तो इजी EDA आपके लिए बेस्ट है। ठीक, अगर आपने कंपोनेंट्स मंगवाने हो वो भी ऑनलाइन के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट एक्सेस करके आप या मुख्तलिफ सप्लायर्स को एक्सेस करके आप कंपोनेंट्स मंगवा सकते हैं। 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये इसी अंदाज में आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। है कुछ में आप डायरेक्ट सप्लायर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं कंपोनेंट्स के लिए और कुछ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इजी EDA ने एक पैकेज जो सोल्यूशन दिया आपको, इन सारे मसाइल का हल दिया है। आपके पास सिर्फ इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट हो, शर्त ये है बस थोड़ा रैम हो और साथ। ठीक, तो आपके मसले ये इजी स्टूडेंट्स के जितने मसाइल हैं वो इजी EDA सॉल्व कर सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये रेकमेंड करूँगा कि इजी EDA का इस्तेमाल करें अपने फैब्रिकेशन में और अपने प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन करने में। बाकी इजी EDA पे ट्यूटोरियल्स शायद हैं, मैंने नहीं देखे, होंगे, कभी जुस्तजू नहीं किया है, तो आप इस पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा इजी EDA की तरफ। अगर कोई दोस्त डिमांड भी करे तो मुश्किल होगा इजी EDA पे, क्योंकि इन सब को मैनेज करना मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन मुश्किल नहीं लगता इजी EDA, जितने ऑप्शंस हैं सारे
फेस पे ही गिवन है। आपको किसी चीज़ को ढूंढने की, किसी ऑप्शन को अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अगले लेक्चर में हम RTM के पहली इंट्रोडक्शन में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।